हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम करेंगे 1 से लेकर 8 नवंबर तक जितने भी करंट अफेयर बने हुए हैं, चाहे वो आपके पीआईबी में हो, चाहे आपके द हिंदू में हो, चाहे जहाँ हो, वो हम कर लेते हैं। लगभग आपके 50 क्वेश्चन हैं। इनको हम करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस 50 क्वेश्चन को कर लीजिएगा। नवंबर माह का 1 से लेकर 8 तक के जितने भी करंट अफेयर बने हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, डेली करंट अफेयर तो नहीं आ सकता, लेकिन वीकली करंट अफेयर आपका आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या करा है। पहला क्वेश्चन आपका क्या रहा है। करें कुवैत के फैलाका, याद रखें, करें कुवैत के फैलाका द्वीप पर हाल ही में खोजा गया 4000 वर्ष पुराना मंदिर किस सभ्यता से संबंधित है। अब ये कहाँ पर खोजा गया है, तो कुवैत के फैलाका द्वीप पर खोजा गया है। ठीक है, हाल ही में खोजा गया है। तो ये किस सभ्यता से संबंधित है, तो ये किस सभ्यता से, दिलमुन सभ्यता से संबंधित है। याद रख लेंगे, किस सभ्यता से, दिलमुन सभ्यता से ये संबंधित है। अब यहाँ पर ये एक बात याद रखने वाली होगी कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पुटअप कर सकता है कि यहाँ पर पुटअप करेगा कि फैलाका द्वीप कहाँ पर है। तो फैलाका द्वीप कहाँ पर है, कुवैत में है। और ये 4000 वर्ष पुराना मंदिर है, किस सभ्यता से, दिलमुन सभ्यता। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या एक्सप्लेन, कुवैत के फैलाका द्वीप पर आर्कियोलॉजिस्ट ने लगभग 2000 ईसा पूर्व एक मंदिर खोजा है जो दिलमुन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है, दिलमुन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। दिलमुन जो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच एक प्रमुख व्यापार केंद्र था। कौन था, दिलमुन मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 3200 से 1600 ईसा पूर्व के दौरान बहरीन और फैलाका द्वीप पर विकसित हुआ था। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यह क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध था, तांबा के लिए प्रसिद्ध था, इसीलिए यहाँ पर व्यापार होता था। मोती के लिए, लग्जरी वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। बाद में लगभग 1600 ईसा पूर्व बाद यह सभ्यता लुप्त हो गई। ठीक है, मेसोपोटामिया तथा फारसी साम्राज्य में समाहित हो गई। तो ये मेसोपोटामिया है, इसी में ये जो दिलमुल सभ्यता है, इसी में क्या हुआ, समाहित हो गई। तो आपको याद रखना है दिलमुल सभ्यता क्या है। देखिए, यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल के होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिएगा। जो भी क्वेश्चन होंगे अच्छे क्वेश्चन होंगे, आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ पर कुवैत का फैलाका द्वीप पर है। ठीक है, और ये मेसोपोटामिया का ही सभ्यता में ही ये लुप्त हो गया था और तथा फारसी साम्राज्य में समाहित हो गया था। तो ये याद रख लेंगे। किस लिए यह प्रसिद्ध था, तांबा, मोती और लग्जरी वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बन रहा है कि अक्टूबर 2025 में भारत का ग्रॉस जीएसटी राजस्व, करें जो ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू है, कितना रहा है। ये अक्टूबर 2025 की बात कर रहे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.6% अधिक है। ये आपका क्या है, ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए भारत का ग्रॉस जीएसटी कितना रहा, 1.95 लाख करोड़ रहा है। कितना, 1.95 लाख करोड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन आपको हर चीज का डिटेल में दिया जाएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है। अक्टूबर 2025 में भारत का कुल जीएसटी संग्रह, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.95 लाख करोड़ हो गया, जो अक्टूबर 2024 के 1.87 लाख करोड़ की तुलना में 4.6% क्या है, ये अधिक है। हालांकि 22 सितंबर 2025 को सरकार ने कुछ जीएसटी दरों में कटौती की थी, फिर भी यह वृद्धि मजबूत उपभोग और टैक्स प्रणाली को सरलता को दर्शाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सा है। जैसे हमने केंद्रीय जीएसटी देखते हैं, वो कितना, 36,547 करोड़ का हुआ। ठीक है, राज्य जीएसटी कितना हुआ, 45,134 करोड़, जो राज्य जीएसटी ज्यादा है। एकीकृत आय जीएसटी, मतलब जिसमें आय जीएसटी होता है दोनों मिलके, तो आय जीएसटी कितना हुआ, 1,06,443 करोड़ रुपए
हुआ है, ठीक है। और ये सेस कितना लगा है, तो 7,842 करोड़, 7,812 करोड़ रुपए सेस है। तो इतना आपको याद रख लेंगे। जो जीएसटी है अभी अक्टूबर में 1 कितना हो गया है, 97 हो गया है, ठीक है। तो याद रख लेंगे, वो 95 हो गया है, ठीक है। तो 1,95 हो गया है, ठीक है, लाख करोड़ हो गया है, ठीक है। 4.6% की वृद्धि हुई है, ठीक है। जो कि 22 सितंबर को जीएसटी की दरों में कुछ कटौती भी की गई है, तब भी यहाँ पर बढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है। हाँ, अब ये वाला आपका जो ये वीकली है, ये हमेशा हर संडे को ही आएगा, ठीक है। हर संडे को आपको देखने को मिल जाएगा, जितना भी वीक का करंट अफेयर रहेगा इसमें करवा दिया जाएगा, ठीक है। करे त्रिशूल TSX 2025 अभ्यास जो तीनों सेनाओं की संयुक्त तैयारी को बढ़ावा देगा, का नेतृत्व कौन सी सेना कर रही है। का देखिए, त्रिशूल क्या है, TX 2025 अभ्यास है, तीनों सेनाओं का संयुक्त तैयारी को बढ़ावा देगा। कह रहे हैं कौन सी सेना नेतृत्व कौन सी सेना कर रही है, तो भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी जो है इसका नेतृत्व कर रही है। तीनों सेनाएं इस पर अभ्यास करती हैं। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। त्रिसेवा अभ्यास जो त्रिशूल है का नेतृत्व भारतीय नौसेना कर रही है। यह अभ्यास राजस्थान, गुजरात और उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर, राजस्थान, गुजरात और उत्तरी अरब सागर में, जिसमें वायुसेना जिसमें सेना के वायुसेना, कोस्ट गार्ड और बीएसएफ जैसी एजेंसियां भाग रहे हैं। देखो, सेना, वायुसेना, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ जैसी एजेंसियां ये सब भाग ले रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है इंटर ऑपरेबिलिटी, संयुक्त ज्वाइंटनेस और नेटवर्क इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना सभी के बीच में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कौन सा अभी अभ्यास था, त्रिशूल अभ्यास था, ठीक है। किसका नेतृत्व कौन किया था, इसका नेतृत्व भारतीय नौसेना कर रही है, ठीक है। अभ्यास में मल्टी डोमेन ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक यूनिफाइड साइबर वारफेयर जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें आईएनएस जलास और लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी और एआईएफ के सपोर्ट शामिल हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है। 4 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या करा, करे चीन के सेंझाऊ 21 मिशन में शामिल सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री कौन है। अब देखिए, चीन का एक सेंझाऊ मिशन है, चीन का सेंझाऊ मिशन है, इसमें सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री कौन है, ये कह रहे हैं। तो चीन के सेंझाऊ 21 को में जियाक्योन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। कहाँ कहाँ से लॉन्च किया गया, सेंझाऊ को कहाँ से लॉन्च किया गया, जियाक्योन सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, जिसमें 32 वर्षीय ऊफी, याद रखें इनका नाम क्या है, ऊफी को चीन का सबसे युवा अंतरिक्ष माना गया है, अंतरिक्ष यात्री माना गया है। क्या नाम है इनका, ऊफिन माना गया। और सेन झाऊ वो 21 मिशन है, ठीक है। ये चीन का सेन झाऊ 21 मिशन। इस मिशन के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। वह तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर 6 महीने तक रहेंगे और सेंझाऊ 20 क्रू का स्थान लेंगे। किसका, सेंझाऊ 20 क्रू का स्थान लेंगे। इस मिशन की विशेषता यह कि इसमें पहली बार 4 काले चूहे ब्लैक मिक को निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में प्रजनन प्रयोग के लिए भेजा गया है। मतलब इसमें 4 काले चूहे होंगे, जिनको वहां पर भेजा गया है कि ये प्रजनन कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, मतलब रिप्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके क्या पूछेगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेगा चीन का कौन सा ऐसा मिशन था जहां पर ब्लैक मिक को भेजा गया रिप्रोडक्शन के लिए। तो वो कौन सा मिशन था, सेन झाओ 21 मिशन था, ठीक है। तो याद रख लेंगे कौन सा, सेन झाओ 21 मिशन था। अब यहां पर देखते हैं, करें एस्टिक 2025 सम्मेलन का विषय थीम क्या है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया। अब ये एस्टिक है क्या, एस्टिक का फुल फॉर्म याद रख लेंगे, इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन। इसका नाम क्या है, इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉनक्लेव इसका नाम है। इनोग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन न्यू दिल्ली। ये क्या है, अब ये क्या है, विकसित भारत 2047 सतत नवाचार, तकनीकी उन्नत और सशक्तिकरण अग्रणी, ठीक है। ये क्या है, विकसित भारत 2047 लीडिंग इन सस्टेनेबल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एम्पावरमेंट। ये क्या है, ये
इसका उद्घाटन किया। इसका क्या है, ये थीम है, तो इसका थीम याद रख लेंगे। तो थीम पूछ रहा है, इसका थीम। अब देखिए इसी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो ये तो हम थीम देख लिए। यहाँ पर देखते हैं एस्टिक 2025 पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, मोदी जी से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रमुख विज्ञान प्रौद्योगिक नवाचार इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव है, जो 3 से 5 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। क्या है, 3 से 5 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उसका विषय था विकसित भारत सतत नवाचार तकनीक उन्नत सशक्तिकरण में अग्रणी। इस कार्यक्रम में 3,000 से अधिक वैज्ञानिक शोधकर्ता और नीति निर्माता क्या हुए, इसमें शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस अवसर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और विकास आर&डी और डीप टेक स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख करोड़ की आरडीआई योजना की शुरुआत की। ठीक है, तो ये जो आपका करंट है, चाहे जो आर ओ मेंस का दे रहे होंगे या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वो हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। अब देखिए यहां पर क्या करें, हाल ही में खोजे गए RAD52 प्रोटीन की संरचना किस रोग की थेरेपी उपचार में संभावित रूप से मदद हो सकती कर सकती है। तो किस रोग में, तो ये किस रोग में, ये कैंसर के रोग में मदद कर सकती है। तो याद रख लेंगे कैंसर। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के वैज्ञानिकों ने डीएनए रिपेयर प्रोटीन RAD52 की नई संरचना न्यू स्ट्रक्चर की खोज की है। किसकी, न्यू स्ट्रक्चर की खोज, डीएनए RAD52 की एक नई संरचना की खोज की है। यह प्रोटीन उन कोशिकाओं कैंसर सेल को जीवित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसमें BRCA1/2 और जैसे डीएनए रिपेयर जीन म्यूटेशन होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार RAD52 इनहेबिट्स PARP इनहेबिट्स के समान कार्य करेगा। ये रेडिएशन कीमोथेरेपी टॉक्सिसिटी को घटाकर केवल कैंसर कोशिकाओं को निशाना बना सकते हैं और दवा प्रतिरोधक की समस्या को दूर करने में की क्षमता रखते हैं। इस खोज से कैंसर थेरेपी के नए रास्ते के खुलने की उम्मीद है। चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है। अब देखिए यहां कह रहे हैं किंग चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला, कौन है, किंग चार्ल्स तृतीय रानी कैमिला ने हाल ही में किस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर का दौरा किया। करें वो किस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर का उन्होंने दौरा किया। तो किस मंदिर का, श्री स्वामी नारायण मंदिर नीसडेन। याद रखें, श्री स्वामी नारायण मंदिर नीसडेन। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ये मंदिर है क्या। करें नीसडेन मंदिर, नीसडेन टेम्पल लंदन में स्थित है। तो ये पूछेगा कि नीसडेन टेम्पल है कहाँ, तो ये लंदन में स्थित है, जिसका उद्घाटन 1995 में हुआ। कब हुआ, 1995 में हुआ। यह यूरोप का पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। क्या है, यूरोप का पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है, जिससे प्रमुख स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में बनाया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2000 ने इसे भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर घोषित किया है। तो याद रख लेंगे, भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर घोषित किया श्री स्वामी नारायण मंदिर नीसडेन। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बना था कि बिहार की कौन सी झील को हाल ही में भारत की 94वें रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। तो बिहार की कौन सी झील है उसका, तो ये गोगा बील झील है, गोगा बील झील है, गोगा बील झील। अब देखिए गोगा भील झील कहाँ पर है, तो ये कटिहार में स्थित है, बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। इसे भारत की 94वें रामसर साइट घोषित किया गया। कौन, 94 ये रामसर साइट घोषित किया गया है। याद रख लेंगे, रामसर साइट 94 घोषित किया गया। यह बिहार की छठी रामसर साइट है। तो बिहार की ये छठी रामसर साइट है। और एक समुदाय प्रबंधित आक्सबो झील, याद रख लेंगे, आक्सबो झील है जो गंगा और महानदियों के बीच स्थित है। तो याद रख लेंगे, आक्सबो झील क्या है, ये ऐसे जाती है रहती है, ये ऐसे ये कट के इधर जाती है, तो ये ऐसे हो जाती है। यहाँ एक खुर जैसा आक्सबो ना, तो ये खुर जैसा, ये आक्सबो इसी टाइप का ये झील बन जाता है, नदी ऐसे इधर जा रही है। तो ये याद रख लेंगे, ये कहाँ है, तो गंगा और महानदियों के ये बीच में स्थित है ये झील। ठीक है, ये याद रख लेंगे, कहाँ पर, गंगा और महानदियों।
भारत में अब 94 रामसर स्थल है। न्यू डाटा के अनुसार कितना है, तो 94 क्या है, रामसर स्थल है, जो 13.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं, जिससे भारत एशिया में पहले और विश्व में तीसरे स्थान पर है, यूके और मैक्सिको के बाद। मतलब सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पर है, यूके में। दूसरा कहाँ पर है, तो दूसरा मैक्सिको में है। तो पहले यूके में, दूसरा मैक्सिको में, तीसरा अपने प्यारे भारत में है। ठीक है, तो याद रख लेंगे यूके, मैक्सिको और भारत में ये तीसरे है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। गोगा भील झील कटिहार जिले में 94 साइट है। एशिया में हम पहले नंबर पे हैं ये रामसर साइट में। ये सब याद रखेंगे। चलते हैं यहाँ देखते हैं, कह रहे हैं भारत ने हाल ही में किस देश को पहली बार फोर्टिफाइड चावल, फोर्टिफाइड राइस की खेप निर्यात किया, मतलब भेजा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक्सपोर्ट किया, हमने भेज दिया है। ठीक है, फोर्टिफाइड राइस। तो ये किस देश को, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका कहाँ है, तो कोस्टा रिका आपका जो पनामा है उसी के आसपास है। पनामा है तो उसी के आसपास कोस्टा रिका है। भारत ने पहली बार फोर्टिफाइड चावल, विटामिन और आयरन युक्त ये चावल होता है, कि खेप कोस्टा रिका को भेजी है। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका का एक उबड़ खाबड़ वर्षा वनों वाला देश है, जिसकी तटरेखाएं कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर पर है। इसकी सीमाएं निकारागुआ, उत्तर में निकारागुआ है, और दक्षिण में पनामा, दक्षिण पूर्व में पनामा से लगती है। दक्षिण पूर्व से पनामा से लगती है। राजधानी क्या है, सैन जोस इसकी राजधानी है। तो कोस्टा रिका की राजधानी क्या है, सैन जोस, याद रख लेंगे बस। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर क्या है, मुद्रा क्या है, कोस्टा रिकान कोलोन इसकी मुद्रा है। आधिकारिक भाषा स्पेनिश है यहाँ की। और महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी खेप दो स्टेटमेंट बनाएगा। पहला स्टेटमेंट ये बनाएगा, भारत ने ये जो चावल भेजा है फोर्टिफाइड राइस, ये किस देश को भेजा है, कोस्टा रिका को। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा भेजेगा, ये दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका का नहीं, ये नॉर्थ अमेरिका का देश है, ये याद रख लेंगे। किसका, नॉर्थ अमेरिका का देश है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ करें करें एडीबी, एडीपी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश में कर्मचारियों द्वारा अनुचित वेतन की धारणा सबसे कम दर्ज की गई है। अनुचित वेतन की धारणा सबसे कम दर्ज की गई है, ये बताना है। तो ये किस देश में दर्ज की गई, तो ये भारत में। एडीपी की एडीपी की रिपोर्ट के अनुसार केवल 11% भारतीय कर्मचारियों को लगता है कि उन्हें अनुचित, अनफेयर पे मिलता है। मतलब किस 11% भारतीयों को ही लगता है कि उनको क्या है, अनफेयर पे मिलता है। ठीक है, मतलब भारतीय कर्मचारियों को लगता है। यह सर्वेक्षण किए गए 34 देशों में सबसे कम है। मतलब क्या, क्यों कम लगेगा, क्योंकि उनको ऊपर से खुद ही मिल जाता है। ठीक है, वेतन जो गवर्नमेंट कर्मचारी होता है, मतलब सबकी नहीं, लगभग 90% कर्मचारी ऐसे होते हैं जो अपना वेतन खर्च ही नहीं करते। वो क्या करते हैं, जो ऊपर से मिलता है, ऊपरी कमाई, वही तो इनको उचित लगता है बस। ठीक है, इसीलिए सब लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट में जॉब में जाना चाहते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब क्या होती है, सैलरी नहीं खत्म होती है, वो ऊपर वाली कमाई ही खत्म होती है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। वही वैश्विक औसत 31% से घटकर 27% रह गया है। ठीक है, कितना, 31% से 27%। मतलब हमारे यहाँ सिर्फ 11% कर्मचारियों को लगता है कि हमको अनफेयर पे मिलता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर क्या लगता है कि हमको 27% लगता है। ठीक है, सबसे अधिक वेतन असंतोष दक्षिण कोरिया में। ठीक है, 45%। मतलब वहाँ लोग कहते हैं कि हमारा वेतन बहुत कम है, हमारा वेतन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर का हाल है वो। ठीक है, ऐसे दक्षिण कोरिया में। स्वीडन में 39% दर्ज किया गया है। भारत में पुरुषों में 12%, महिलाओं में 9% की तुलना में अनुचित वेतन का अनुभव है। महिलाएं कहती हैं हमको जितना मिल रहा है उतना सही है। ठीक है, पुरुष थोड़ा सा कहते हैं हमको कम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ पर 12%, 9% और टोटल पूरा मिला के 11%, और पूरे वर्ल्ड में 27%। और सबसे ज्यादा वेतन असंतोष कहाँ है, 45% आपका दक्षिण कोरिया में, स्वीडन में 39%। ये याद रख लेंगे। ठीक है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ कह रहा है कि कौन सा देश 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव, ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी कर रहा है। ये बताना है, कौन सा देश 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव, ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी कर रहा है। ये कौन कर रहा है, ये भूटान कर रहा है।
व्हिच कंट्री इज होस्टिंग द ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल इन 2025? तो कौन कर रहा है? ये भूटान ने थिम्पू में 4 से 17 नवंबर 2025 तक आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इसका ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यह आयोजन भूटान की शाही सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विश्व भर के बौद्ध नेता, शांत समर्थक ये शामिल हैं। महोत्सव में थेरवाद है, महायान, वज्रयान परंपराओं को प्रार्थना, अनुष्ठान और आशीर्वाद के माध्यम से क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेंगे। कब से? 4 से 7 नवंबर 2025 को। अब देखिए मुख्य कार्यक्रमों में जपजी धोइचोंग अनुष्ठान और चांग लिमथांग मैदान में अंग्रेजी, तिब्बत और जोंगखा भाषाओं में आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना शामिल है। तो भूटान में वैश्विक शांति प्रार्थना शामिल का फेस्टिवल का शुभारंभ किया जाएगा, ये याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, 4 से 17 नवंबर 2025 को। ठीक है, अभी चल ही रहा होगा। करें किरण देसाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। किरण देसाई 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए किस उपन्यास के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई? अभी देखिए मिला तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है कि हो सकता है क्या है, ये शामिल हो जाए, मतलब ये जीत जाए। तो ये 2025 के किस मतलब के बुकर पुरस्कार के लिए, उनके किस उपन्यास के लिए? तो उनका उपन्यास क्या है? द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। अब ये देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि अगर जीत जाए तो। भारतीय लेखिका किरण देसाई, जिन्होंने 2006 में द इनहेरेंस ऑफ लॉस, ठीक है, के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। तो ये 2006 में तो ये जीत चुकी हैं ऑलरेडी। अगर ये जीत जाती हैं तो दूसरी बार हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए को 2025 के उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। अब इनकी पुस्तक याद रख लेंगे, इनकी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोनलीनेस। ठीक है, लोनलीनेस ऑफ सोनिया, ठीक है, ऑफ सोनिया एंड सनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड क्या है? सनी। तो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, ये है, ये पुस्तक लिखा गया है, को फिर से शॉर्ट लिस्ट किया गया है कि यह उपन्यास प्रेम, वर्ग और नस्ल, लव, क्लास और रेस पर आधारित है, जो 20 वर्षों में पूरा किया गया है। इसे कितने वर्षों में? 20 वर्षों में पूरा किया गया है। पुस्तक का प्रकाशन हैमिश हैमिल्टन द्वारा किया गया है। किसके? हैमिश हैमिल्टन द्वारा किया गया है। यदि वह यह पुरस्कार जीतती हैं तो वह 2 बार बुकर पुरस्कार पाने वाली 5वीं लेखिका बन जाएंगी। कौन सी? 5वीं लेखिका। तो किरण देसाई इस बार देखिए चांस है बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय नहीं, सिर्फ बुकर पुरस्कार की बात कर रहे हैं। क्या? बुकर पुरस्कार की, अंतरराष्ट्रीय मत समझ जाइएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, रूस ने हाल में किस पनडुब्बी को लॉन्च किया जो पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन ले जाने में सक्षम है? कौन सा? पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन ले जाने में सक्षम है, ये बताना है। ठीक है, तो ये किस पनडुब्बी? तो ये खबरोवस्क, तो याद रखिएगा खबरोवस्क, खबरोवस्क। देखिए रूस ने 1 नवंबर 2025 को अपनी नई न्यूक्लियर पनडुब्बी खबरोवस्क को लॉन्च किया। यह पनडुब्बी पोसाइडन नामक न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन ले जाने में सक्षम है। याद रखेंगे, न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन ले जाने में ये सक्षम है। पोसाइडन की क्षमता क्या है? पोसाइडन की क्षमता क्या है, इसमें देखते हैं। क्या है पोसाइडन की क्षमता? हजारों किलोमीटर की मारक दूरी में सक्षम है, लगभग 2 मेगाटन की न्यूक्लियर यील्ड और रेडियो एक्टिव सुनामी उत्पन्न करने की संभावित क्षमता। इसे सेवेरोडोनेट्स्क के सेमावोस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। यह कदम रूस की रणनीतिक निवारण क्षमता और, लेकिन इससे वैश्विक तनाव और नौसैनिक चुनौतियां भी बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये तो बढ़ेंगी ही है अगर ये सब लॉन्च करेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करें, किस न्यूजीलैंड क्रिकेटर ने हाल ही में T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? तो किसने किया है? तो वो केन विलियम्स, बहुत महान खिलाड़ी हैं, बहुत शांति स्वभाव के खिलाड़ी हैं, धोनी की तरह। ठीक है, अब देखिए न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन 35 वर्ष ने 93 मैचों के बाद T20 से क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 93 मैच खेले और T20 से संन्यास। उन्होंने 75 मैचों में कप्तानी किया, मतलब 93 मैचों में खेले और 75 मैचों में उन्होंने कप्तानी किया।
2021 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 2016 और 2022 सेमीफाइनल तक पहुंचाया। उन्होंने 18 अर्धशतक लगाए सहित 2575 रन बनाए, जिसमें 2021 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 85 रन शामिल है। वह वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेंगे और वनडे के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। कौन? ये केन विलियमसन, मतलब वनडे और टेस्ट खेलेंगे। T20 से अभी संन्यास लिए हैं। 93 मैचों में उन्होंने खेले हैं, 75 मैच में कप्तानी किया है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। करें, भारत 2025 में किस अफ्रीकी देश से 8 नए चीतों का बैच लाने जा रहा है? भारत 2025 में किस अफ्रीकी देश से 8 नए चीतों का बैच लाने जा रहा है? तो ये बोत्सवाना से, याद रख लेंगे, बोत्सवाना से। भारत बोत्सवाना से 8 नए चीता लाने जा रहा है। यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित स्थलरुद्ध देश, जो कालाहारी मरुस्थल उनकावोआ डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है। इसकी दक्षिणी सीमाएं कहां पर हैं? इसकी दक्षिणी सीमाएं क्या है? दक्षिण अफ्रीका से इसकी सीमाएं कहां से लिखती? यह दक्षिणी अफ्रीका में स्थित स्थल रुद्ध देश है, मतलब बाउंड्री नहीं टच कर रहा है किसी से। कालाहारी मरुस्थल अंकोवाडो डेल्टा के लिए, ये कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में ही तो है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी सीमाएं दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया से, जाम्बिया से और जिम्बाब्वे से लगती है। किसकी सीमा? ये बोत्सवाना की। आज इसमें मैप नहीं ले पाया हूँ, अगली बार हम मैप भी ला देंगे, ठीक है, यहाँ पर, ताकि ज्यादा आपको समझ में। राजधानी क्या है? गैब्रोन है। मुद्रा बोत्सवाना पुला है। राष्ट्रपति ड्यूमा बोको है। स्वतंत्रता 30 सितंबर 1966 में ब्रिटेन से इनको मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। करें, सर डेविड बेकहम को हाल ही में किस कारण से किंग चार्ल्स तृतीय नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इतना इसमें याद रख लेंगे कि डेविड बेकहम को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र के लिए? फुटबॉल में सेवाओं के लिए। ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है, बेकहम। अब देखिए, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम, ठीक है, ये 50 को किंग चार्ल्स तृतीय ने, मतलब 50 एज के हैं, विंडसर कैसल में आयोजित समारोह में नाइट की उपाधि, नाइटहुड की, जैसे हमारे यहाँ दिया जाता था रविन्द्रनाथ टैगोर ये सबको, ऐसे इनको दिया गया। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि दी। उन्होंने 115 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। 115 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। 2000 से 2006 तक कप्तान रहे और मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड जैसी टीमों के लिए ये खेले हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड जैसी टीमों से भी ये खेले हैं। कौन है? डेविड बेकहम है। ठीक है, महान खिलाड़ी हैं ये भी। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं। कह रहे हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए सर्वेक्षण पोत से सर्वेवेसल इच्छक, इसका नाम क्या है? इच्छक नाम है, का जलावतरण कहाँ किया गया? इच्छक का जलावतरण कहाँ किया गया? तो ये कोच्चि में किया गया। तो याद रख लेंगे, कोच्चि में। भारतीय नौसेना ने 6 नवंबर 2025 को कोच्चि साउदर्न नेवल कमांड में सर्वेक्षण पोत बड़े वर्ग के तीसरे जहाज एसएलवी इच्छक को शामिल किया है। याद रख लेंगे, कहाँ? कोच्चि में इच्छक को शामिल किया है। अब यहां पर देखते हैं, यह GRSC कोलकाता 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री निर्मित है। इसमें स्वायत्त जलगत वाहन, आरओवी, मल्टीबीम, इको साउंडर, 4 सर्वेक्षण मोटर बोट शामिल है। इच्छक का अर्थ है मार्गदर्शक, गाइड होता है। ठीक है, तो ये शामिल किया गया, इसके बारे में याद रखेंगे थोड़ा। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करें, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त संस्थान कौन है? भारत का जो सर्वोच्च रैंकिंग संस्थान है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट रैंक हाईएस्ट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, कौन सा है? तो आईआईटी दिल्ली है। अब देखिए, ये है आपके पेपर तक ये क्वेश्चन बना रहेगा। ठीक है, पूछता है ऐसे क्वेश्चन को, तो याद रख लेंगे। अभी से याद करके चलेंगे तो थोड़ा सा आपका बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, करंट मतलब ऐसा नहीं कोई दूसरा करंट आ जाएगा, यही आएगा। करें, हाँ, आपका जो और भी करंट है मैगजीन है वो तो चलता रहेगा, ये सिर्फ आपका संडे संडे आएगा। ठीक है, करें, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली को वैश्विक स्तर पर 123वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 123वां स्थान मिला है। किसको? आईआईटी दिल्ली को। अब देखिए, भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला संस्थान है, तो भारत का ये सर्वोच्च, भारत के 54 विश्वविद्यालयों की सूची जगह बनाई गई है। यह अब
विश्व का चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया, मतलब सबसे ज्यादा हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विश्वविद्यालय में, ठीक है। लेकिन हमारा आईआईटी दिल्ली का 123वां स्थान है क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। पिछली बार भी यही दिल्ली ही था आगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं करें, जिसमें आईआईटी जो बॉम्बे है 129वां स्थान है, आईआईटी दिल्ली का 123वां था, आईआईटी बॉम्बे का 129वां है, आईआईटी मद्रास का 180वां स्थान है, आईआईटी खड़गपुर का 215वां स्थान है, आईआईएससी बंगलोर का 219वां स्थान है। तो याद रखेंगे, आईआईएससी बंगलोर का 219वां स्थान है, ठीक है। तो दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर, बंगलोर, दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष 350 में शामिल है। तो 350 शीर्ष 350 में ये हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल है। अब देखिए करें, क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में विश्व स्तर पर प्रथम किस संस्थान को प्राप्त हुआ, मतलब प्रथम कौन सा संस्थान? तो एमआईटी, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या है? क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में एमआईटी यूएसओ को लगातार 13वें वर्ष, पिछली बार भी यही था, वैश्विक प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे याद रख लेंगे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, सेकंड नंबर पर है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय थर्ड नंबर पे है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय फोर्थ नंबर पे है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय फिफ्थ नंबर पे है। तो याद रख लेंगे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय फिफ्थ नंबर पर पड़ता है, ठीक है। एशिया में यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग शीर्ष पर है, अगर एशिया की बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ये शीर्ष पर है, जबकि पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन का दूसरे स्थान पर है, एनयूएस एनटीयू सिंगापुर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है, तीनों एनयूएस और एनटीयू, ठीक है। भारत के 7 संस्थान शीर्ष 100 में शामिल किए गए हैं। तो याद रख लेंगे भारत के 7 संस्थान एशिया के, पूरे देश के नहीं, तो हमारा तो 123 तो पूरे 100 के ऊपर है, ठीक है। तो एशिया के शीर्ष 100 शामिल किए गए हैं, तो भारत के 7 संस्थान एशिया के शीर्ष 100 में शामिल किए गए हैं, इतना याद रखना है आपको। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, ठीक है। हाँ, इसका अब देखिए, अगर आप टेलीग्राम, देखिए टेलीग्राम डाउनलोड ये ज्वाइन करने से ये फायदा होगा कि आपको इसी का क्विज कराया जाएगा पूरे हफ्ते में, इसी का क्विज, देखिए 50 क्वेश्चन है, 2-3 दिन में तो खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप ये वीडियो देख लेंगे, वहां पर इसी का क्विज कर लेंगे, ठीक है। जैसे क्विज यही ये एकदम सेम क्वेश्चन रहेगा, यही सेम क्वेश्चन का आपको क्विज दे दिया जाएगा, तो आप क्विज कर लेंगे, तो आपका पूरा क्या होगा, पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तैयार करते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया है नीचे, ज्वाइन जरूर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए, क्योंकि आप एक बार पढ़ के फिर आप क्विज करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा जब आपको आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, वर्ष 2025 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन में पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया, यूसीसीएन पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया? तो वो कौन सा शहर है? वो लखनऊ है, याद रख लेंगे कौन सा शहर है, वो लखनऊ सिटी है, ठीक। 2025 में लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीएन पाक कला गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया गया है, किसमें? पाक कला गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट है। यूसीसीएन की स्थापना 2004 में हुई ताकि रचनात्मक को सतत शहरी विकास का मुख्य कारक बनाया जा सके, ठीक है। मतलब जहां पर ज्यादा रचनात्मक कार्य, अब देखिए चिकनकारी ये सब कितने अच्छी सालें बनती हैं लखनऊ में, तो ठीक है, तो कुछ रचनात्मक तो चीजें बनेंगी हैं, तो गैस्ट्रोनॉमी में श्रेणी में शामिल किया गया है। भारत के अन्य जो शहर हैं उनकी बात अगर हम करते हैं, तो भारत के अन्य कौन कौन से शहर हैं? तो यहाँ पर देखिए जयपुर, ये किस लिए प्रसिद्ध है? जयपुर शिल्प और लोक कला के लिए, तो याद रखेंगे शिल्प और लोक कला के लिए, वाराणसी संगीत के लिए है, चेन्नई संगीत के लिए है, ठीक है, हैदराबाद पाक कला के लिए है, ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी के लिए है, ठीक है, मुंबई किस लिए? फिल्म के लिए है, ठीक है, मुंबई फिल्म के लिए, श्रीनगर शिल्प और लोक कला के लिए है, लखनऊ पाक कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इतना याद, अच्छा पाक कला आप समझ रहे हैं कि नहीं, कि गैस्ट्रोनॉमी ये सब होता क्या है, ठीक है। तो ये देखिए गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है, जैसे आपका खाना बनाने की कला, खाना मतलब जो खाना वाना बनाने की कला नहीं, स्वाद की, ये सब के जो भोजन से होता है, ठीक है। आप देखिए लखनऊ का चिकन बिरयानी ये सब खाइए, देखिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है।
तो ये क्या है, इसके लिए ये सब प्रसिद्ध है, ठीक है। मतलब जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए है, ठीक है। जो लोग नहीं खाते हैं वो बहुत से जो आपके ये नॉन ये क्या है जो वेज है वो भी खाना बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं लखनऊ में, ठीक है। तो वहां पर क्या है, व्यंजन के लिए ये सब, पाक मतलब व्यंजन के लिए, ठीक है। तो लखनऊ में खाने के लिए अगर खाना का स्वाद आपको लेना है, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। अब देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। महासचिव खालिद अल अनानी है, तो याद रख लेंगे महासचिव कौन है, खालिद अल अनानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है, कर रहे हैं किस देश ने 1 नवंबर 2025 को विश्व का पहला पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध जनरेशनल टोबैको बैन लागू किया है, ठीक है। Which country become the first in the world to implement generational tobacco ban from 1 नवंबर 2025 से, तो ये किसने किया है, मालदीव ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ कर रहा है मालदीव ने 1 नवंबर 2025 से विश्व का पहला पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध है, याद रहे जनरेशनल टोबैको बैन लागू किया है। तो आपसे ये पूछेगा कि जनरेशनल टोबैको बैन किसने लागू किया है, तो जनरेशनल टोबैको बैन किसने लागू किया है, तो ये लागू किया है ये मालदीव ने। इस कानून के तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति, चाहे वह स्थानीय हो या पर्यटक हो, वहां पे पर्यटक भी जाते हैं ना बहुत, को तंबाकू खरीदने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है। मतलब आप जब 1 जनवरी 2007 के बाद अगर जन्मे हैं तो आप तंबाकू ना खरीद सकते हैं ना उपयोग कर सकते हैं, मतलब ना यूज कर सकते हैं ना उसको बाय कर सकते हैं, तो ये याद रख लेंगे। इससे राष्ट्रपति इसे राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जुम ने अनुमोदित किया, बहुत ही अच्छा कदम है। साथ ही वेपिंग, ई सिगरेट पर भी कठोर प्रतिबंध और दंड निर्धारित कर दिए हैं, तो ये इतना याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहां हमारा क्या कर रहा है, ये WHO FCT के लक्ष्यों के अनुरूप ये कार्य करेगा, जन स्वास्थ्य पहल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं किस तूफान टाइफून है ने नवंबर 2025 करें नवंबर 2025 में फिलीपींस में भारी तबाही मचाई, जिससे कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। तो फिलीपींस में भारी तबाही मचाई जिससे कम से कम कितने 26 लोगों की मौत हो गई। तो उस तूफान का नाम क्या है, टाइफून कलमेगी, याद रखिए टाइफून कलमेगी टीनो इसका नाम है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्या है भारत जिससे कम से कम किस मतलब नवंबर 2025 में फिलीपींस में भारी तबाही मची, उस तूफान का नाम क्या है, टाइफून कलमेगी। देखिए टाइफून कलमेगी जिसे फिलीपींस में टीनो के नाम से जाना, अच्छा दो नाम है इसका, टीनो भी नाम है और इसका कलमेगी नाम है, इसलिए कंफ्यूज हुए थे, ठीक है। तो कलमेगी और टीनो नाम है कि ना, जो नवंबर 2025 की शुरुआत के मध्य फिलीपींस को 205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रभावित किया, किसमें 205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रभावित किया। इसे सेबू, लेते, समर, नेग्रोस, ऑक्सीडेंटल में भारी बाढ़, मतलब ऑक्सीडेंटल में भारी बाढ़, भूस्खलन, 3 मीटर की ऊंची लहरें भी उठी थी, जिससे कम से कम 26 लोगों की मृत्यु हो गई, लाखों लोग विस्थापित हो गए, ठीक है। यह क्षेत्र के लिए वर्षों की सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक रही है, ठीक है। मतलब काफी विनाशकारी ये रही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ क्या करा है, ये क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का। करें भारतीय सेना के दक्षिणी कमान द्वारा अक्टूबर 2025 में आयोजित ड्रोन और ड्रोन रोधी अभ्यास का नाम क्या है। कह रहे हैं जो ड्रोन और ड्रोन रोधी एंटी ड्रोन एक्सरसाइज कंडक्टेड, ठीक है, ड्रोन और एंटी ड्रोन एक्सरसाइज जो कंडक्टेड किया गया है, ये किसके द्वारा, इंडियन आर्मी साउदर्न कमांड इन द अक्टूबर 2025, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है वायु समन्वय, याद रख वायु समन्वय मतलब सेकंड नाम है, ठीक है। किसके द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा साउदर्न कमांड इन अक्टूबर 2025 में एंटी ड्रोन एंड ड्रोन एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है, उसका नाम क्या है, वायु समन्वय नाम है। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान साउदर्न कमांड के द्वारा 28 से 29 अक्टूबर
2025 को रेगिस्तान क्षेत्र में वायु समन्वय सेकंड नामक एक बड़े पैमाने पर ड्रोन और ड्रोन रोधी अभ्यास आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बहुक्षेत्रीय मल्टी डोमेन एकीकृत करना, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तत्परता, अगली पीढ़ी ऑपरेशन क्षमता का परीक्षण करना। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने इस अभ्यास को हवाई रक्षा और नवाचार तकनीक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। ठीक है, तो ये सब तो होता रहता है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं नवंबर 2025 में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? जहां, ठीक है, दोहा राजनीतिक घोषणा पत्र को अपनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पीसीएस में, आईएएस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नवंबर 2025 में सामाजिक विकास के लिए दूसरा शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये दूसरा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? ये दोहा में आयोजित किया गया। कहां पर? दोहा। आप देखिए इसी से पता चल जाएगा। दोहा राजनीतिक घोषणा पत्र, दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। किसके लिए अडॉप्ट किया गया? सामाजिक विकास के लिए। दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन था, अब सामाजिक विकास के लिए ये किया गया। यहां पर देखिए, सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 4 से 6 नवंबर 2025 को दोहा में, कब है? 4 से 6 नवंबर 2025 को दोहा में, कतर में आयोजित किया गया। इससे दोहा राजनीतिक घोषणा पत्र पारित हुआ। ठीक है, क्या है? दोहा राजनीतिक घोषणा पत्र पारित हुआ, जिसमें क्या है? गरीबी उन्मूलन है, सम्मानजनक कार्य है और सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन है जैसे लक्ष्यों की पुष्टि करता है। भारत की ओर से कौन इसमें भाग लिया? तो भारत की ओर से डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसमें भाग लिया और विकास असंतुलन तकनीक प्रभावों के वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं पर बल दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे ये। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। हमारा कह रहा है 25 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत में सामाजिक विकास के क्षेत्र में कौन से प्रमुख उपलब्धि दर्ज की गई जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने सत्यापित किया? Which major social development achievement of India has been verified by the International Labour Organization? किसके द्वारा वेरीफाइड किया गया है? ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तब ये कौन सी है? सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64.3 तक पहुंचाना। तो सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना पहुंच गया है? तो 64.3% पर पहुंच गया है। ठीक है, भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज, सोशल सिक्योरिटी जो कवरेज है, भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2000 अगर हम 15 की बात करते हैं तो 2015 में 19% था। याद रख लेंगे, 2015 में 19% था, जो 2000 अगले 10 साल में 64.3% तक पहुंच गई। क्या है? सोशल सिक्योरिटी कवरेज। ठीक है, ये पहुंच गया है, जो 940 मिलियन से अधिक लाभार्थियों को क्या करता है? कवर करता है। कब? 240 मिलियन से अधिक लाभार्थियों को क्या करता है? कवर करता है। यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सत्यापित किया गया है। यह प्रगति प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, जेएम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल के माध्यम से पारदर्शी वितरण, याद रख लें किससे? पारदर्शी वितरण और सामाजिक समावेशन से यह संभव हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन का रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, सब मिक्स क्वेश्चन है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस खगोलीय स्रोत से अब तक का सबसे ऊर्जावान ज्वाला देखी है? मतलब सबसे ऊर्जावान फ्लेयर देखी है किस खगोलीय स्रोत से? ठीक है, तो वो किससे? एक महाविशाल ब्लैक होल, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल से। एक महाविशाल ब्लैक होल है। वैज्ञानिकों ने लगभग 11 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक महाविशाल ब्लैक होल से सूर्य से 10 ट्रिलियन गुना अधिक दीप्त एवं अत्यंत ऊर्जावान ज्वाला देखी है। सोचिए क्या हो सकता है। ठीक है, कि सूर्य से 10 ट्रिलियन गुना अधिक दीप्त ऊर्जा है। ठीक है, मतलब एज्यूम करना भी कठिन होगा कि कितना ज्यादा इसमें दीप्त होगा, फ्लेयर होगा। ठीक है, मतलब हम एज्यूम भी नहीं कर सकते कि जब हमारा सूर्य इतना दूरी पर स्थित है, उसका 1% हमारे ऊपर भी नहीं पड़ता है, तो हमें इतना गर्मी लग जाती है। पूरा ग्लोबल वार्मिंग ये देखिए कितना पूरा हो जाता है।
तो इससे 10 ट्रिलियन, ठीक है, 1% नहीं, उसके सूर्य के 10 ट्रिलियन से, ठीक है, जिसको क्या करना, सोचना भी मतलब बहुत बड़ी चीज है। देखिए, यह ब्लैक होल लगभग 30 करोड़ सौर द्रव्यमान का है, 30 करोड़ सौर द्रव्यमान का। यह घटना तब हुई जब ब्लैक होल ने एक विशाल तारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 30 से 200 गुना को अपने गुरुत्वीय क्या कर रहा है, जो इसका गुरुत्वीय था, आकर्षण में खींचकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। सोचिए, ट्राइडल डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट हुआ, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सूर्य से भी 20 से 200 गुना बड़ा एक तारा था, उसको इसने क्या किया, अपने अंदर खींचा, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। सोचिए कितना पावरफुल रहा होगा, ठीक है। तो सोचिए, जो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य सोचता है हमारे जैसा कोई नहीं है, मतलब मनुष्य पूरे ब्रह्मांड में क्या है, उसका कुछ भी नहीं है। इसीलिए क्या है, हमको एक शांत स्वभाव में ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर हम सोच भी नहीं सकते हमारे ऊपर कितनी पावरफुल शक्तियां विद्यमान हैं, ठीक है। यह खोज नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में प्रकाशित हुई है, जो संभवतः एक तारकीय टक्कर के कक्षा में परिवर्तन की ओर संकेत करता है। देखिए, थोड़ा सा मैं ये ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए लाता हूं ताकि आप इस कहानी की तरह एक बार समझें, और आपको अगर घुमा के भी क्वेश्चन आए तब भी आप कर दें, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। करें, हाल ही में देखी गई अब तक की सबसे ऊर्जावान ज्वाला किससे संबंधित है, तो ये ब्लैक होल से संबंधित है। अच्छा, वही क्वेश्चन डबल बार आ गया है, दूसरा देखते हैं। के देखें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विरासत के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया, तो किसने प्रदान किया, तो ये प्रदान किया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अब उन्होंने कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है, भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। कौन सा, भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार उन्होंने प्रदान किया है। अब देखिए यहाँ पर यह है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुवाहाटी में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विरासत संभावना को सम्मानित करना। 2025 में सम्मानित हुए पुरस्कार विजेता कौन से हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा कौन कौन। ए से दोरजी थोंगची है, लयसराम मेमा मणिपुर के हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के थे। रजनी वासुमत्तारी असम के, एल आर सेलो थे, डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका है, प्रोफेसर डेविड आर सिमली मेघालय के हैं। तो ये याद रख लेंगे इनके बारे में, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। करें, चुनाव आयोग ने विशेष मतदाता सूची संशोधन का दूसरा चरण कब शुरू किया, और कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे शामिल किया गया है, तो बताइए कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको शामिल किया गया है। तो इसको 7 फरवरी 2026 को 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको प्रकाशित किया। विशेष मतदाता सूची संशोधन का दूसरा चरण 9 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है, जिसमें कुल लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। कितने, 51 करोड़ मतदाता इसमें शामिल होंगे, ठीक है। अब देखिए, जो इसमें कौन कौन से 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो 9 राज्य याद रखिएगा, तमिलनाडु है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है। केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है। असम में नागरिकता सत्तावन को बाहर रखा गया, असम को नागरिकता सत्तावन के लिए बाहर रखा गया है। यह प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची के साथ समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ भारत में आदिवासी विरासत और समावेशन को सम्मानित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम 1 से 15 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया, तो कौन सा, तो ये जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा, ठीक है, जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा को सम्मानित किया, मतलब ये आयोजन किया गया इसका, ठीक है। भारत में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा कब से कब होता है, 1 से 15 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य आदिवासी विरासत और समावेशन का जश्न मनाना था, इसका उद्देश्य ही था। अब देखिए यहाँ पर मुख्य आयोजन क्या था, सांस्कृतिक और कार्यक्रम प्रदर्शनियां आयोजित किया गया, कल्याणकारी अभियान है, करियर, स्वास्थ्य और भाषा डिजिटलीकरण पहलों से
आयोजन का नेतृत्व जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया है। यह अवसर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। ठीक है, तो आदिवासी गौरव पखवाड़ा पूछेगा तो 1 से 15 नवंबर 2025 को याद रखेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं, करें कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल ने कितने वर्षों के स्थापना समारोह का जश्न नवंबर 2025 में मनाया? तो कोल इंडिया की स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अब क्या है, इसका 50 वर्ष पूरा हो गया है कोल इंडिया लिमिटेड का। तो याद रखें, कोल इंडिया लिमिटेड का 50 वर्ष पूरा हो गया है अभी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड ने नवंबर 2025 में अपना 50वां स्थापना दिवस पूरे जश्न में मनाया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, प्रकार महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, कोयला मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। मुख्यालय कहाँ पर है? कोयला कोल इंडिया लिमिटेड का तो कोलकाता में है। कोल का कोलकाता में है, ऐसे याद रखिएगा, कोल का कोलकाता में मुख्यालय है। भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है, ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। कौशल विकास 21 प्रशिक्षण संस्थान 76 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र संचालित करती है। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि नेपाल का 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच महोत्सव किस स्थान पर संपन्न हुआ और इसे किस राजा के शासनकाल में शुरू किया गया? नेपाल का 300 पुराना कार्तिक नाच महोत्सव किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो यह पाटन दरबार राजा सिद्धनार सिंह मल्ल के शासनकाल में शुरू किया गया था और पाटन दरबार में। ठीक है, किस स्थान पर? नेपाल का कार्तिक नाच महोत्सव एक 300 वर्ष पुराना कला, भक्ति और सांस्कृतिक विरासत का 10 दिवसीय उत्सव है। यह ललितपुर के पाटन दरबार चौक में आरंभ 17वीं सदी में राजा सिद्धनार सिंह मल्ल के शासनकाल में इसको शुरू किया गया था। नाम, अन्य नाम इसको क्या है? कट्टी प्याखा इसका नाम है। ठीक है, चलते हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। श्री श्री रविशंकर को 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो उन्हें वैश्विक शांति सुरक्षा के क्षेत्र में मान्यता देता है? तो श्री श्री रविशंकर को किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया, ये याद रख लेंगे। तो उनको विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार, कौन सा? विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी लीडर अवार्ड से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। अब करें, श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक को बोस्टन ग्लोबल फोरम बीजीएफ और एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा 2025 का विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें एमिनोल मैक्रो और वोल्डीमिर जेलेंस्की ने बान की मून जैसे वैश्विक हस्तियों के साथ श्रेणीबद्ध करता है। स्थापना आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की 1981 में हुई थी। ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। ये देखिए, तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए कौन सा केंद्र लॉन्च किया है? इसका उद्देश्य 2025 तक शीर्ष 20 एआई केंद्रों में शामिल होना है। तो वो कौन सा केंद्र? तो उन्होंने क्या लॉन्च किया है? तेलंगाना एआई इनोवेशन हब। तेलंगाना एआई इनोवेशन TAITH, ठीक है, इसको लॉन्च किया है। तेलंगाना ने हैदराबाद के तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब की स्थापना की है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? 2025 तक तेलंगाना को शीर्ष 20 वैश्विक एआई केंद्रों में शामिल करना है। अब एआई अनुसंधान नवाचार सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, साझेदार कौन है? IIT है, IIT हैदराबाद है, ISB है, नलसार है, सीडेक है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, अमेजन जैसे वैश्विक दिग्गज कंपनियां इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। जैनिक सिनर ने कौन सा खिताब जीतकर एटीपी रैंकिंग में फिर से नंबर 1 स्थान हासिल किया है? तो जैनिक सिमर ने कौन सा खिताब जीता है? तो रोलेक्स पेरिस मोटर्स का खिताब जीता है। किन्होंने जीता है? जैनिक सिनर ने। अब देखिए, जैनिक सिनर ने फाइनल में फेलिक्स ऑगर एलियासिमो को 6-4 और 7-6 से हराकर पहला रोलेक्स पेरिस मास्टर का खिताब जीता है। ठीक है, यह उनकी 5वीं एटीपी मास्टर
1000 जीत है मास्टर, 1000 जीत है, याद रखेंगे। इस जीत के साथ एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 पर वापस आए हैं। यह उनकी लगातार 26 इंडोर जीत है, बिना कोई सेट गंवाए मास्टर खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, करें नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2030 तक कितनी मूल्यवान होने का अनुमान है। नीति आयोग के अनुसार भारत की जो जैव व्यवस्था है 2030 तक कितनी मूल्यवान होने का अनुमान है। 300 अरब डॉलर, 300 बिलियन यूएस डॉलर। यहाँ क्या कर रहे हैं, करें नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कृषि की पुनर्कल्पना, अग्रणी प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन के लिए एक रोड मैप में भारत की जैव अर्थव्यवस्था कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और जलीय कृषि को 2030 से तक 300 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो 2030 तक 300 अरब डॉलर हो जाएगा भारत की जैविक अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसमें एआई, डिजिटल ट्विन्स, सटीक खेती, जलवायु अनुकूल बीजों और उन्नत तकनीकों अपनाने पर जोर है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नीति आयोग की स्थापना और कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसकी 1 जनवरी को हुआ था। अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण को सरकार साकार करना है, बस। ठीक है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी हैं, उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी हैं। ठीक है, ये याद रख लेंगे। नहीं, देखते हैं यहाँ क्या है। करें मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे दिया गया और किस क्षेत्र के लिए योगदान के लिए दिया गया। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को कंप्यूटर मटेरियल्स साइंस में दिया गया। ठीक है, साई गौतम को दिया गया है। देखिए, पुरस्कार विजेता कौन है, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन है, IIC बेंगलोर है, एसोसिएट प्रोफेसर मटेरियल्स इंजीनियरिंग हैं, क्षेत्र कम्युनिकेशन मटेरियल साइंस में अग्रणी कार्य किए हैं। प्रमुख विशेषताएं, प्रशस्ति पत्र और 5 लाख का नगद इनाम दिया गया जाता है। यह पुरस्कार गोवा सरकार द्वारा मनोहर पर्रिकर की स्मृति में स्थापित किया गया था। यहाँ पर देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर 2025 को किस राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर अ, का समा पूरे होने के समारोह का उद्घाटन किया। तो कौन सा गीत, वंदे मातरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। वंदे मातरम जो गीत है उसका 150 वर्ष पूरा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। नई दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर में स्थान है। यहाँ पर 7 नवंबर 2025 को। उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर समारोह का उद्घाटन किया गया है। इतिहास क्या है, इसकी रचना किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था 1875 में। ठीक है, पहली बार प्रकाशित आनंद मठ में, याद रखेंगे, पहली बार आनंद मठ में यह प्रकाशित हुआ था। प्रतीक भारत के आध्यात्मिक और राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक है। ठीक है, वंदे मातरम। करें, अक्टूबर 2025 में भारत की सर्वाधिक बिकने वाली दवा कौन सी बनी है, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है। अक्टूबर 2025 में सबसे अधिक बिकने वाली कौन सी दवा है, मोनजारो दवा है। टाइप 2 डायबिटीज और वजन घटाने के लिए ये यूज किया जाता है, तो ये याद रख लेंगे, टाइप 2 डायबिटीज और वजन घटाने के लिए। निर्माता एली लिली एंड कंपनी इसकी निर्माता करती है, एली लिली एंड कंपनी। सफलता, अक्टूबर 2025 में भारत में सर्वाधिक बिकने वाली दवा है, मतलब अब देखते होंगे हर घर में क्या है, एक डायबिटीज पेशेंट आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, कई कई घर में तो सभी डायबिटीज पेशेंट होते हैं। ठीक है, ये डायबिटीज और क्या है, एक BP पेशेंट, ये दोनों जो आपका ये है बीमारी है, ये हर घर में, ऐसा कोई आप घर नहीं ढूंढ सकते हैं, रेयर केस में कोई ऐसा घर मिलेगा जहां पर इसके मरीज नहीं रहेंगे। ठीक है, और हर घर में मिलते हैं। देखिए, मासिक बिक्री 1 बिलियन है। ठीक है, उपयोग क्या है, 1 बिलियन रुपए का मासिक मासिक बिक्री 1 बिलियन, सोचिए कितना ज्यादा है। टाइप 2 मधुमेह प्रबंधन के लिए उपयोग किया है, वजन घटाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। चयापचय मतलब उपा मेटाबॉलिज्म में विनिमय के दोहरे हार्मोन तंत्र GLP-1 और GIP का लाभ उठाती है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किन 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली, एर्नाकुलम, बंगलोर। ठीक है, इन 4, तो ये याद रखें, बनारस से खजुराहो के बीच में, बनारस से खजुराहो के बीच में, लखनऊ से सहारनपुर के बीच में,
हरी झंडी दिखाई है। लखनऊ से सहारनपुर के, फिरोजपुर से दिल्ली के बीच में, फिरोजपुर से दिल्ली के बीच में, और एर्नाकुलम से बंगलौर के बीच में, ठीक है। ये हरी झंडी दिखाई है कौन? प्रधानमंत्री मोदी ने। अब देखिए उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से, ठीक है, बनारस, नए रूट बनारस से खजुराहो, लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली, एर्नाकुलम से बंगलौर, 4 नए वंदे भारत ट्रेन। पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी को शुरू की गई थी। अब 50 से अधिक रूटों की योजना है। ने देखते हैं हमारा क्या है। करें हाल एच ए एल ने, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस MK-1A और जी के साथ कितने इंजनों की आपूर्ति के लिए 1 अरब का समझौता किया है? तो कितने अरब डॉलर का समझौता किया है? तो ये कितने अरब डॉलर का समझौता किया है? 100, मतलब 1 अरब डॉलर का समझौता किया है कितने इंजनों के लिए? तो 113 इंजनों के लिए, याद रख लेंगे 113। भारतीय वायुसेना ने 97 LCA तेजक MK-1A लड़ाकू विमानों के लिए शक्ति प्रदान करता है। एचएएल ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ 113 F404 GEN इन 20 इंजनों के लिए 1 अरब का समझौता किया है। भविष्य की योजना है एचएएल और GLCA MK-2 के लिए F414 इंजनों के लिए उत्पादन की अंतिम रूप दे रहे हैं। अक्टूबर 2025 में तेजस MK-1A एचएएल नासिक की पहली सार्वजनिक उड़ान भरी। यहाँ देखते हैं। करें भारत 2026 के अखिल भारतीय बाघ आकलन AIT का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इंडियाज ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट 2026। इसका उद्देश्य क्या है? बाघों को उनके पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का आकलन करना, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़िएगा। सर्वेक्षण का क्षेत्र होगा 20+ राज्यों में 4 लाख वर्ग किलोमीटर का होगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान इसका नेतृत्व करेगा। उद्देश्य क्या है? बाघों की संख्या का अनुमान लगाना, पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का आकलन करना। पृष्ठों 2022 में 3682 बाघों की गणना हुई थी, जो वैश्विक जंगली बाघों में 75% से अधिक के निवास के रूप में भारत की भूमिका की पुष्टि करती है, ठीक है। चीन का तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान किन विशेषताओं के साथ लॉन्च हुआ है? तो वो किस विशेषताओं के साथ लॉन्च हुआ है? फ्लैट डेक, 80,000 टन विस्थापित विद्युत चुंबकीय विमान प्रक्षेपण प्रणाली के साथ ये विकसित हुआ है, ठीक है। चीन का पहला हाईडेक विमान फ्लैट डेक विमान वाहक है। बेड़े का युद्धपोत 80,000 टन विस्थापित कर सकता है। युद्धपोत विद्युत प्रणोदन, विद्युत चुंबकीय विमान प्रक्षेपण प्रणाली वाला पहला चीनी वाहक है। लक्ष्य अत्याधुनिक तकनीक से लैस नौसैनिक क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है। करें विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया जाएगा और किस अवसर पर? तो ये 8 नवंबर को एक्सरे की खोज के 130 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा, ठीक है। 8 नवंबर को एक्सरे की खोज के 130 वर्ष के उपलक्ष्य में। 8 नवंबर 2025 को 25 को तारीख 1895 में प्रोफेसर विल्हेम कॉनराड एंटजेन द्वारा एक्सरे की खोज के 130 वर्षगांठ मनाया गया। नोबेल पुरस्कार 1901 में रोएंटजेन को भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। तो नोबेल पुरस्कार 1901 में रोएंटजेन को भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला है। 2025 का विषय रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन, ठीक है, इसका क्या है? विषय है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। करें ESTIC 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को कौन से 3 राष्ट्रीय नवाचारों का अनावरण किया? तो कौन से 3 नवाचार? QS5 क्वांटम सिक्योरिटी चिप, ठीक है। 25 क्यूबिट QPU कार टी सेल थेरेपी, ठीक है। तो याद रख लेंगे, ठीक है, किसका? QSIP क्वांटम सिक्योरिटी चिप, 25 क्यूबिट QPU कार टी सेल थेरेपी का, ठीक है। तो देखिए उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 नई दिल्ली में। नवाचार QS भारत की क्वांटम सुरक्षा चिप, 25 क्यूबिट QPU भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। CRT सेल थेरेपी स्वदेशी कैंसर उपचार, विश्व की पहली मानवीकृत कार टी थेरेपी। चलते हैं देखते हैं हमारा क्या कर रहा है नेक्स्ट।
करें जेम्स डी वाटसन किसके लिए प्रसिद्ध है, उनकी मृत्यु कब। ठीक है, तो ये वाटसन अभी ने ये आप पढ़े होंगे डीएनए, जब पढ़ते होंगे हेलिक्स संरचना, तो डीएनए का ऐसा नहीं पढ़ते होंगे तो उसमें वाटसन, क्रिक एंड वाटसन पढ़े होंगे ना, तो ये है। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अभी अब देखिए डीएनए की दी हेलिक्स संरचना के सह खोज करता थे, मतलब क्रिक एंड वाटसन जो थे, उसमें जो वाटसन है इनकी अब मृत्यु हो गई 7 नवंबर 2025 को। जेम्स डी वाटसन 1953 में फ्रांसिस क्रिक के साथ डीएनए की त्रिआयामी दी हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1953 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसकी खोज आधुनिक अनुवांशिकी और आणविक जीव की विज्ञान में क्रांति ला दी। आयु और निधन, 57 वर्ष की आयु में 7 नवंबर 2025 को ईस्ट नॉर्थ पोर्ट न्यूयॉर्क में निधन हो गया इनका। ठीक है, तो ये अभी मर गए, इनको के बारे में आप पढ़ते होंगे जोग्राफी, ये बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर ही आप पढ़ते होंगे। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने महिलाओं के लिए 12 दिन सवेतन, मतलब वेतन सहित, मतलब वेतन भी देंगे, मासिक धर्म अवकाश लागू किया है। इन विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू प्रोवाइड 12 डेज पेड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन। ठीक है, तो याद रख लेंगे, ये कर्नाटक बना है। नीति सरकारी और निजी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो काम करती हैं, जो निजी क्षेत्र की महिलाएं वो भी जो काम करती हैं, कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक अवकाश दिया जाएगा। ठीक है, एक वर्ष में 12 दिन आपका क्या रहेगा, ये मासिक अवकाश रहेगा। किसके लिए, लेडीज के लिए। मासिक धर्म संबंधित असुविधा को दूर करना, महिला स्वास्थ्य सम्मान बढ़ाना है और कार्यस्थल पर उत्पादकता में सुधार करने के लिए ये किया जा रहा है। महत्व, यह लैंगिक रूप से संवेदनशील श्रम नीति में एक मील का पत्थर है। ठीक है, तो ये सरकारी वाले तो मिल जाएगा, लेकिन निजी वाले क्या करेंगे, कुछ जो उस वहाँ पे दिमाग लगाते हैं, मतलब वो जो डायरेक्टर रहते हैं, ये सब कुछ और कह देंगे कि नहीं दे सकते। ठीक है, तो इन सबका तो कुछ और, लेकिन देना चाहिए। ठीक है, 12 नहीं, कम से कम 15 दिन का अवकाश करना ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अब्राहम समझौते। अब्राहम एकॉर्ड में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्राहम एकॉर्ड में अभी कजाकिस्तान शामिल हुआ है। अब देखिए अब्राहम एकॉर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए आपका, मैं हमेशा कहता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्याख्या हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, अब्राहम समझौते को 2020 में अमेरिकी मध्यस्थता में शुरू किया गया था, जिससे अरब देशों और इजराइल के बीच संबंध सामान्य हुए। तो ये किस लिए शुरू किया गया था, अमेरिका इसमें चाचा चौधरी था, और शुरू किसके 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 बीच में था, तो चाचा चौधरी था, और ये अरब देश और इजराइल के बीच में समझौता था। ठीक है, विस्तार क्या है, अब इस समझौते में 6 देश शामिल हैं। कौन कौन है, इजराइल है, संयुक्त राज्य अमीरात है, बहरीन है, सूडान है, मोरक्को है और कजाकिस्तान। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है, बहरीन है, सूडान है, मोरक्को है, कजाकिस्तान इसमें अब शामिल हो गए। तो इनका नाम याद रखेंगे, पूछेंगे कि जो अब्राहम एकॉर्ड है इसमें कौन कौन से देश शामिल है। तो इजराइल तो हो ही गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, बहरीन हो गया, सूडान हो गया, मोरक्को हो गया और कजाकिस्तान हो गया। ठीक है, इन दोनों लोग देश का याद रखेगा। कजाकिस्तान इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने वाला नवीनतम देश बन गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, करें छत्तीसगढ़ दिवस पर प्रधानमंत्री ने किस जनजाति का मोर पंख वाला मुकुट पहना था, तो राम नामी। ठीक है, किस जनजाति का मोर पंख वाला मुकुट पहना था, राम नामी। तो याद रखेंगे राम नामी। जनजाति विशेषताएं, ये क्या है, 19वीं शताब्दी में परशुराम भरद्वाज द्वारा स्थापित राम नामी जनजाति अपने शरीर और घरों पर राम के टैटू गुदवाकर भगवान राम की भक्ति करती है। सामाजिक दृष्टिकोण से क्या है, जातिगत पदानुक्रम को अस्वीकार, लैंगिक समानता का समर्थन करता है, निराकार दिव्य आदर्श का पालन करता है। संस्कृत क्या, सीवा वार्षिक भजन मेला, रामचरितमानस भजनों का राम जय स्तंभ के साथ उत्सव किया जाता है। यहाँ पर करें, अमेरिकी वायुसेना ने हाल ही में कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिनट मैन थर्ड का प्रक्षेपण किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के परमाणु अभियान के आह्वान के बाद
अमेरिका ने 30 वर्षों के बाद परमाणु परीक्षण फिर से शुरू किया है। क्या? 30 वर्षों के बाद परमाणु परीक्षण फिर से शुरू किया है। ब्यूरो कैलिफोर्निया से निहत्थे मिनट मैन थर्ड आईसीबीएम का परीक्षण किया है। यह मिसाइल अमेरिकी के परमाणु त्रिकोण का हिस्सा है और भविष्य में एलजीएम 35 ए सेंटिनल द्वारा प्रस्थापित की होगी। ठीक है, ये याद रखेंगे। करें 2025 में वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर द्वारा विश्व की नंबर 1 सहकारी संस्था का दर्जा किसे मिला है? 2025 में वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर द्वारा विश्व की नंबर 1 सहकारी संस्था का दर्जा किसे मिला है? तो किसको मिला है? अमूल को मिला है। याद रख लेंगे किसको? अमूल को। इसके साथ आपका वो भी है, अमूल है और इफको भी है। ठीक है, अमूल इफको दोनों ही है। GCMMF गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड अमूल मूल संस्था है। अमूल की मूल संस्था, अमूल की मूल संस्था कौन सा है? GCMMF। ठीक, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड इसको बोला जाता है। ठीक है, रैंकिंग प्रति व्यक्ति जीडीपी के मुकाबले कारोबार का अनुपात आधारित है। वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर स्तर पर सहकारी समितियों की आर्थिक, संगठनात्मक और सामाजिक आंकड़े संकलित करता है। तो यहाँ पर दो होगा, इफको को मिला है और किसको? ये अमूल को मिला है। ठीक है, दोनों को मिला है, इफको और अमूल को। यहाँ पर इफको ही दिया गया है। ठीक है, तो 1 से 8 नवंबर तक जितना भी करंट अफेयर था यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसका आपका पीडीएफ लेना होगा तो टेलीग्राम के चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगता है, और इसका क्विज कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए, अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस यही आपसे उम्मीद रहती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।